साथियों, मैं हूं जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार एस्टेट एग्ज़ाम बहुत हड़बड़ी में हो रही है और उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं। अगर नहीं देखा है तो आप वहां से देख लें, अपना उसके साइट से निकालें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब थ्योरी क्लास कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, समय नहीं बचा हुआ है। तो जो समय हमारे पास बचा हुआ है, साइंस वालों को 4 तारीख से एग्ज़ाम है और एसएसटी वालों के लिए 7 तारीख से एग्ज़ाम है। तो जो समय बचा हुआ उसमें मैं सिर्फ आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आऊँगा। 30-40 प्रश्न इंपॉर्टेंट वाले पर डे में लेकर के आऊँगा, ठीक है? तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के इस सीरीज में आप पाएंगे जो हमने 3 क्लासेस लिए थे, उन्हीं 3 क्लासों पर से क्वेश्चन, यानी कि सीडीपी का आपको मिलेगा, इसमें आपको अमेरिकी क्रांति से मिलेगा और आपको मिलेगा आधुनिक भारत, आधुनिक खोज जो होती है उनके बारे में। तो पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? स्पेन का, पुर्तगाल का, इंग्लैंड का या अमेरिका का? तो मैं आपको बता दूं, वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। इसीलिए हम कह सकते हैं भारत में पहला आने वाला व्यक्ति पुर्तगाली था। जो कहाँ पर आया था? वो आया था केरल के कालीकट बंदरगाह पर। उसमें राजा कौन था? तो उसमें राजा थे जमोरिन। दूसरा सवाल है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था? भारत से, रोम से, अरबों से या चीन से? तो इन्होंने सीखा था अरबों से। क्यों? क्योंकि उस समय वास्को डी गामा से पहले अरब के व्यापारी स्थल मार्ग द्वारा भारत में आते थे और यहाँ से मसाले, कीमती चीज़ें ले जाकर के यूरोप की मार्केट में बेचते थे। तीसरा है, उत्तमासा अंतरीप होगा, अंतर्द्वीप, अंतद्वीप, अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, ये आप जो कह लें, ठीक है। उत्तमासा अंतरीप की खोज किसने की थी? तो आपको याद होगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने भारत आया था, मैगलन एक स्पेन का यात्री था, समुद्री यात्री जो अपने जहाज से लगा करके पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था और उसने बताया था कि पृथ्वी गोल है। और बार्थलेम्यू डियाज यहाँ पर नाम आया है, बार्थलेम्यू डेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो नाम है, इन्होंने जब पुर्तगाल से चलना शुरू किया अपने जहाज को लेकर के, अमेरिका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, इसके बाद वो लौट गए वापस। कि इसकी खोज किसने की थी? बार्थलेम्यू डोज ने। चौथा प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1453 में, 1492 में, 1498 में, 1519 में? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको इम्पोर्टेंट है कि 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी और 1498 में भारत पहुँचा था वास्को डी गामा जल मार्ग के माध्यम से, यानी समुद्री मार्ग के रास्ते से केरल के कालीकट में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1492 में। किसने की थी? तो इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किस महासागर को पार किया था उन्होंने? तो उन्होंने अटलांटिक महासागर को पास किया था। पांचवा प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया था? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कुस्तुनतुनिया पर किसने विजय प्राप्त की थी? किसके विजय के उपरांत कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया? कुस्तुनतुनिया एक साम्राज्य था और इसको जीता किसने था? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक रहते तो मैं लास्ट में जवाब दे ही दूंगा। तो 1420 में, 1453 में, 1510 में या 1498 में? तो इसका सही जवाब है 1453 में। इसका अंत में मैं बताऊंगा कुस्तुनतुनिया पर विजय किसने प्राप्त की थी। छठा प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? अभी हमने आपको बताया था कि मैगलन जो थे, तो मैगलन कौन थे? एक फ्रांस के नाविक थे जिन्होंने चक्कर लगा करके साबित कर दिया कि दुनिया गोल है। फिर कैप्टन कुक, नहीं ये नहीं थे, वास्को डी गामा भी नहीं थे और मार्को पोलो भी नहीं थे। तो इसका सही जवाब है मैगलन। कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? भारत के, अमेरिका के, यूरोप के या इजराइल के? तो यदि आपने हमारे वो वाली क्लास देखी रही है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, तो वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। और वैसे लोग जो गुलाम बनाकर अफ्रीका या अन्य देशों से अमेरिका ले गए थे, उन देशों को निग्रो कहा जाता है। याद रखिएगा, निग्रो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। आठवां प्रश्न है,
भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? अब्दुल मजीद ने, बजमे आलम सुल्तान ने, उस्मान ने या अब्दुल वली ने? तो इसकी मदद की थी अब्दुल मजीद ने, जो एक व्यापारी थे, अरब के व्यापारी। उन्होंने ही, गुजरात के व्यापारी थे, अरब के नहीं, गुजरात के व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत आने में मदद की थी। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता था? तरासा, द फेरी क्वीन, शिकारा या कैरावल? तरासा जहाज का ही नाम है। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो उसमें एक जहाज था जिसका नाम था तरासा। फिर द फेरी क्वीन, फेरी क्वीन रेलवे इंजन का नाम है जो कोयले से चलते थे, जो आज भी चलता है। और शिकारा, शिकारा जब डल झील में आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, एक छोटी छोटी नाव होती है, बोट, जो हाथों से चप्पू द्वारा चलाई जाए, जिसमें 2 से 3 व्यक्ति बैठते हैं, उसको शिकारा कहते हैं। और जो तेज चलने वाली जहाज थी यूरोपियों ने जो बनाई थी, उसका नाम था कैरावल। 9वां प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कुमारी अंतरीप, उत्तमाशा अंतरीप, हॉर्न अंतरीप या कमोरिन? तो ये उत्तमाशा अंतरीप है। हमने शुरू में कहा था कि दक्षिणतम बिंदु है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका खत्म। 11वां प्रश्न है, हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजा था? पुर्तगाल का, डेनमार्क का, यूनान का या जर्मनी का? तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजा था, जिन्होंने पुर्तगाली नाविकों की काफ़ी मदद की थी नए नए देशों को खोजने में। 11वां हो गया। तो 12वां प्रश्न देखिए, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है? शासक वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, सैनिक वर्ग को, कृषक वर्ग? आप जानते हैं कि कृषक वर्ग हमेशा से परेशान रहे हैं, कृषक आज भी उतनी आमदनी उसकी नहीं है। सैनिक व्यापारियों के लिए और राजाओं के लिए कार्य करते आए हैं। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक शासक वर्ग, दूसरा व्यापारी वर्ग। तो सबसे ज़्यादा कमाई किया था व्यापारी वर्ग ने, क्योंकि व्यापारी ही थे जिन्होंने कीमती जड़ी बूटियाँ, सोरा, यहाँ से मसाले लेकर के यूरोपीय बाज़ारों में जाते थे और महंगे रेट पर बेचते थे। यहाँ के सूती कपड़े, उस पर एक विशेष प्रकार की बुनाई होती जिसको कैलिको भी कहा जाता था, वो, और फिर ले जाते थे यहाँ से मसाले तो आप समझ ही गए हैं। सोरा के बारे में बताते हैं। सोरा एक बारूद बनाने की सामान है, वो, उसको भी ले जाते थे। और यहाँ से उन्होंने इलायची, और एक चीज़ और भूल गया, नील भी यहाँ से वो ले जाते हैं। कि भारत की जो नील है वो रूबी क्वालिटी की नील है, जो सबसे अच्छी चमक के लिए, यहाँ तक कि महारानी, जो ब्रिटेन की महारानी थी, वो भी उससे रंगा हुआ कपड़ा पहनती थी। और इसकी मांग यूरोप के बाज़ार में बहुत ज़्यादा थी भारतीय नील की। 13वां प्रश्न है, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस पर ये तो खोज करता थे, 1492 में उन्होंने पहुंचा था। वाल्टेयर एक दार्शनिक थे, लेखक कह सकते हैं। माइकल एंजेलो नहीं थे, अमेरिगो वेस्पुची थे। तो जो अमेरिगो वेस्पुची थे, उन्होंने विस्तार से अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी, इसलिए उसके नाम पर ही, अमेरिगो के नाम पर ही अमेरिका रख दिया गया। 14वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत आया तब दिल्ली का शासक कौन था? तो हमने आपको कहा कि अभी थोड़ा देर पहले, आप अगर ध्यान दिए होंगे मेरे सवालों को, तो आपको मैंने नाम बता दिया था। उसमें थे कौन? जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन। जहांगीर तो बाद में आए, अकबर भी बाद में आए, मैनुअल प्रथम ये भी बाद में। उसमें कौन थे? तो जमोरिन थे। 15वां प्रश्न है, वास्को डी गामा के जहाज का क्या नाम था? सैन गैब्रियल, द फेरी क्वीन, शिकारा, कैरावल? देखिए, कैरावल स्पीड चलने वाली जहाज का नाम था, लेकिन वास्को डी गामा के जहाज का नाम क्या था? सैन गैब्रियल। और साथ में एक जहाज और आया था, वो है, एक जहाज और था जो, उसका नाम है तरासा। हाँ, तरासा था, और एक सैन गैब्रियल। ये 2 जहाज थे उनके साथ। और भी जहाज थे, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नाम होती है वही हमें याद रखना पड़ता है। हम सारी चीज़ें एग्जाम की दृष्टि से नहीं याद रख सकते ना। 16वां प्रश्न है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। ये सिंपल सा सवाल है। 17वां प्रश्न है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? जेफरसन ने, थॉमस पेने ने, वाशिंगटन ने या लफायती ने? तो कॉमन सेंस एक पुस्तक है जिसकी रचना थॉमस पेने ने की थी। किसने की थी? थॉमस पेने ने की थी।
18वां प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट के बारे में हमने विस्तार में बताया हुआ है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो वाली वीडियो, हमारे पहले वाली वीडियो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम वाला देख लीजिए। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765 में, 1764 में, 1766 में, 1767 में। तो इसका सही जवाब है 1765 में। 1765 में पारित हुआ था और 1767 में ये लागू हो गया था। 19वां प्रश्न, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या कर्जन? तो जॉर्ज वाशिंगटन उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो उसी समय ये सेनापति भी थे। बाद में राष्ट्रपति बने हैं, पहले सेनापति थे। 20वां प्रश्न है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1787 में, 1789 में, 1791 में, 1793 में। इसका सही जवाब है 1787 में। 21वां प्रश्न, अब सीडीपी का प्रश्न आ गया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं। जीन पियाजे ने ऐसी बात कही है, तो जी हाँ कही है। उन्होंने क्या कहा है? जैसे जैसे वो दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। तो जीन पियाजे ने एक बात कही थी, उसे अब याद रखिएगा। बच्चे सामाजिक, नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय समाज निर्माता हैं। उन्होंने एक कथन कहा था, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय समाज निर्माता है। तो ये बात कि दोनों पर बैठती। देखिए, उसने सक्रिय की बात की है और अन्वेषण की बात। पहली बात तो अगर आप आंसर नहीं पकड़ पाते तो आपने कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को देखना है। मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होंगी, ताकि आप क्वेश्चन को सीडीपी वाले पकड़ सके। देखिए, जब भी मिले आपको सक्रिय, ये पॉजिटिव होता है, व्यवहार कौशल पॉजिटिव होता है, अन्वेषण पॉजिटिव, अनुसरण नेगेटिव होता है, मतलब पीछे पीछे दोहराना। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया की जब बात की थी, उद्दीपन अनुक्रिया की बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक। किसने की थी? थॉर्नडाइक ने, जीन पियाजे महोदय ने नहीं की थी। दूसरा कहा कि इसको पुरस्कार और दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से सिखाना, ये किया है ले वाइगोत्स्की ने। ये किसने कहा है? ले वाइगोत्स्की ने किया है। और कोलबर्ग ने, ये जीन पियाजे ने नहीं कहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किस और होता है? तो विकास का क्रम दो और होता है। एक होता है मस्तका अधोमुखी, यानी सिर से पैर की ओर, और एक होता है सेंटर से लेकर के बाहर की ओर, जिसको हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा बाद में, आप समझने का प्रयास करें। एक का कहना है कि पहले सिर का विकास होता है, बच्चे सिर को पलटना सीखते, धीरे धीरे पूरे अंगों का विकास सीखते हैं। दूसरा ये कहता है कि नहीं, बच्चा पहले पेट को पलटने सीखता है, बाद बाकी धीरे धीरे होता है। तो एक सिर से पैर की ओर तो मस्तका अधोमुखी कहेंगे, और दूसरा है सिर सेंटर से बाहर की ओर। ये दो बातें उन्होंने कही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको चुन लीजिए कि विकास का क्रम क्या होगा। तो विकास का क्रम होगा अपरिष्कृत स्थूल चालक। यहाँ बात कुछ और है। देखिए, शीर्षगामी और अधोगामी दोनों तो होगा नहीं, एक ही ना होगा। अब ऑप्शन को ध्यान देखिए, शीर्षगामी शीर्ष से चला, हाँ बिल्कुल होगा। फिर अधोगामी नीचे से ऊपर तो चलता नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है अधोगामी यानी नीचे से ऊपर की ओर, तो ये तो होता नहीं है। शीर्ष अधोगामी तो होता है, मस्तका अधोमुखी नीचे की ओर तो होता है, लेकिन ऊपर की ओर नहीं होता है। दो ऑप्शन की वजह से ये नहीं होता है। लेकिन एक बात इन्होंने कहा है कि विकास का क्रम पहले मोटा मोटा तौर पर होता है, स्थूल होता है, यानी अपरिष्कृत होता है, उसमें उतने डिफाइन नहीं होते हैं। जैसे कि बच्चा पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है, किसी खाना को उठाने के लिए मुट्ठी से पकड़ता है और मुंह की ओर ले जाता है तो गिर जाता है उसका। तो बाद में वो क्या करता है, फिर उसको परिष्कृत करता है, प्रैक्टिस करते करते फिर वो अंगुलियों का परिचालन करना शुरू कर देता है। ये कहना चाह रहा है ऑप्शन नंबर 3, यानी पहले बड़ी बड़ी चीज़ें, बाद में उसे डिटेल में बच्चा सीखता है। फिर से एक बात समझें, अपरिष्कृत का मतलब पहले बच्चे गलतियां करेंगे, वो घुटनों के बल चलेगा, चारों हाथों पैरों से चलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिष्कृत होगा, सुधार होगा, अब वो अपने पंजों के बल पर चलने लगेगा। 23वां प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था,
या बाल्यावस्था की समाप्ति। देखिए, वयस्कावस्था के संक्रमण पहल करता है। तो वयस्कावस्था के पहले क्या होता है? तो वयस्कावस्था के पहले होता है किशोरावस्था, और किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं? टीन एज कहते हैं, जो लड़कियों में 11 साल से शुरू हो जाता है और लड़कों में 13 साल से शुरू होता है। इसीलिए तो कहते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये जो टीन आ गया इसे ही कहते हैं हम किशोरावस्था, और इसके बाद आती है वयस्कावस्था। तो ये आंसर जो आपको देखिए वो कलर चेंज होगा, जो मोटा हो जाए हाईलाइट हो जाएगा, वो आंसर है। 24वां प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज एक व्यक्ति का नाम है, उसको दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो दवा जरूरी है पत्नी को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ये कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जब आप पढ़े होंगे, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी डिटेल में पढ़ाने का समय नहीं है, इसीलिए अभी मैं आप क्वेश्चन से लूँगा। तो उन्होंने कई अवस्थाएं दी है, उसमें उसने कहा है कि एक अवस्था ऐसा होता है जो पकड़े जाने के डर से, सजा के डर से ऐसा काम नहीं करते हैं बच्चे, आपकी बात को आपके डर से मानते हैं। तो इसको नैतिक समझ को किस अवस्था के अनुसार आप डिफाइन करेंगे यदि कोलबर्ग ने ऐसा कहा है तो कोलबर्ग के अनुसार यह क्या होगा? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो सजा की बात हो रही है, तो दंड की बात हो रही है। हम देखे होंगे बहुत लोग हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि फाइन लग जाएगा, इसलिए नहीं पहनते हैं कि उनके सिर की सुरक्षा होगी। तो ये दंड से अभिमुख होंगे जब भी, तो वो क्या होगा? दंड एवं आज्ञा पालक अभिविन्यास। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत सबसे अंत में होता है कि यदि किसी का जान बचाना पड़े तो वैसे में व्यक्ति कुछ गलतियां भी करके उसकी जान बचा लेता है। तो हाइंज के केस में क्या हुआ था? उसने दवा की दुकान को तोड़ा, ताला तोड़ के दवा निकाला और अपनी पत्नी की जान बचाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, यानी 3, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। 24वां प्रश्न है, मौखिक संवाद जो अपने बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? सबसे पहले आप समझिए कि मौखिक वाचन क्या होता है, मौखिक संवाद क्या होता है। जब आप किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, आपके आसपास कोई नहीं हो तो होते हैं या नहीं होते, दोनों बातें में, तो आप क्या करते हैं? नहीं, मैं ये कर लूँगा, डरने की बात नहीं है, हो जाएगा हमसे। जब एग्जाम देने जाते हैं अपने आप को मोटिवेट करते हैं, मैं इस बार निकाल लूँगा, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, हमने तैयारी अच्छी की है। आप खुद से बात करते हैं, आपको कोई सुनने वाला नहीं होता है, लेकिन आप खुद से बात करते हैं, इस बार मेरा अच्छा तैयारी है, इस बार हमसे तो हो जाएगा। आप अपने अंदर बात करें, डरो मत, हिम्मत रखो, हो जाएगा, हौसला रखो। ऐसा जब आप करते हैं तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। अहम केंद्रिता क्या होती है? ये बच्चों का गुण होता है अहम केंद्रिता। वे अपने चीज़ों को किसी को देना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि सगे भाई बहन को भी देना पसंद नहीं करते। ये अहम केंद्रिता होती है, वो अपने आप बारे में सोचते हैं। भात्र वार्ता नहीं होता, समस्यात्मक वार्ता होती है। समस्यात्मक वार्ता क्या होती है? जब आपके साथ कोई समस्या होती है तो आप किसी से शेयर करते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं, इसे कहते हैं समस्यात्मक वार्ता। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। 26वां प्रश्न, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री या व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना यह प्रदर्शित करता है। ये तो सीधा सीधी जेंडर रूढ़िवादिता को है। अब समझ लीजिए जेंडरवादी का रूढ़िवादिता, लड़कों के लिए कार ला दिया, लड़कियों के लिए खिलौना ला दिया जिसमें खाना पकाने वाला चूल्हा, बर्तन, ये वाला। लड़कों के लिए बाइक ला दिया तो लड़कियों के लिए डॉल ला दिया। तो इस तरह जब आप करते हैं, घरेलू सामग्री भी लाते हैं, लड़कों के लिए कुछ और लाते हैं, लड़कियों के लिए कुछ और लाते हैं, तो आप क्लियर कर दे रहे हैं कि इसमें जेंडर पक्षपात हो रही है, और इसको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। 27वां प्रश्न, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें आज स्वीकार कर लेना चाहिए, तो इसका मतलब क्या? कल छोड़ देना चाहिए? नहीं, उनकी उपेक्षा कर देनी। उपेक्षा तो सबसे खत्म शब्द है, ये नेगेटिव में आता है। एक शिक्षक को ऐसा कभी करना ही नहीं चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो आप हैं किस लिए? आप बच्चों के लिए आपकी नियुक्ति हुई है, तो आपको तो ध्यान देना ही होगा। तो देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या करता है, उन्हें सम्मिलित कर उनका संचय करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे जो अनुभव लाते हैं उसको आप पहले सुनिए, सुनने के बाद आप देखिए कि वो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। मान लीजिए आपका बच्चा आपके घर में रहता, हमेशा से अच्छा रहता है, वो गाली गलौज नहीं करता, अचानक से वो दोस्तों के बीच में कोई गाली दे दिया, दोस्तों ने कोई ध्यान नहीं दिया, मजा लिया, सब हंसने लगे कि देखो गाली दिया, तो बच्चे को लगा अरे हमने बहुत अच्छा चीज़ बोला, तभी तो बच्चे हंस रहे हैं। एक काम करते हैं, घर में जाके पापा को बोलते हैं, उसने पापा को वही वाली गाली दी तो पापा ने 2 चाटा मार दिया, तो क्या बच्चे सुधर गए? नहीं, अरे उस बच्चे को तो ये भी पता नहीं होता है कि इस गाली का क्या मतलब होता है।
तो सबसे पहले उसे आप परिष्कृत कीजिए, उसका संचय कीजिए, उसको समझाइए कि ये जो तुम बोल रहे हो इसका अर्थ बहुत गंदा होता है, ऐसा ना बोल करके ऐसा बोलना चाहिए। तो यही ना सबसे अच्छा हुआ। तो ऑप्शन 4 सही है। 28वां प्रश्न, एक शिक्षक को क्या चाहिए? वो विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तुलना नेगेटिव वर्ड है, क्या है? नेगेटिव वर्ड है। मैं हमेशा आपको टेस्ट के दौरान ही नेगेटिव पॉजिटिव बताने चला जाऊंगा, आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो तुलना क्या है? नेगेटिव वर्ड है, ये होगा ही नहीं। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय को बढ़ावा। विशेष संस्कृतियों समुदाय, आप शिक्षक हैं कि धार्मिक शिक्षक हैं, पहले ये क्लियर कर लीजिए। यदि आप धार्मिक शिक्षक हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन एक शिक्षक किसी भी जाति धर्म को विशेष महत्व नहीं दे सकता है, तो विशेष संस्कृतियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए? तीसरा, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। विविधताएं तो आपकी कक्षा में रहेगी, इसीलिए तो समावेशी का प्रावधान किया गया है। विविधताएं तो हमेशा रहेगी, आप उसे अनदेखी नहीं कर सकते हैं। अनदेखी करना भी नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए, संप्रेषित करें। संप्रेषित पॉजिटिव वर्ड, कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करें, पॉजिटिव वर्ड, सम्मान। महत्व, पॉजिटिव वर्ड। तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं में से किस शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी? एकीकृत हो सकता है, समावेशी हो सकता है, पृथककरण नहीं हो सकता, मुख्य धारा हो भी सकता है। इसका सही जवाब है समावेशी शिक्षा। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था आपको समावेशी शिक्षा। यदि किसी भी पृष्ठभूमि के बच्चे आपकी क्लास में पढ़ना चाहते हैं, यदि वो दिव्यांग भी है लेकिन फिर भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मना करने के पावर नहीं है आपके पास, आपको उसे पढ़ाना होगा। 30वां प्रश्न, किस प्रकार की विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? अभी हमने क्या कहा आपको? समावेशी शिक्षा इसका है ना? इसका सही जवाब क्या है? समावेशी शिक्षा। तो ये कुछ 30 प्रश्न आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट वाले लाए। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए तो भाई ऑप्शन है आपके पास, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। और अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ाऊं, 50 कर दूं या 30 रहने दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।